हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने जो है इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन भी किया होगा। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कुछ इस तरीके से है। An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. यानी आपसे कहा गया है कि एक विद्युत ओवन है, ठीक है। उस ओवन का जो पावर रेटिंग है, ठीक है, उसकी जो पावर रेटिंग है, उसकी जो पावर रेटिंग दी गई है वो है 2 किलो वॉट, और इसे एक डोमेस्टिक सर्किट यानी घरेलू विद्युत परिपथ में इसको यूज किया जाता है। और आप ये जानते हैं, अगर हम घरेलू विद्युत परिपथ की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट की होती है। और यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो कितना करंट फ्लो करता है? 5 एम्पीयर का करंट फ्लो। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, आपको इसे एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। आपको P यानी पावर का मान दिया गया है 2 किलोवाट, ठीक है, यानी 2000 वॉट। इसी तरीके से आपको, ठीक है, वोल्टेज दिया गया है या पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 220 वोल्ट। अब अगर हम यहाँ पे, हमारे पास पावर है, वोल्टेज है, तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में ये जो आपका जो ये अप्लायंस है ये कितना करंट ले। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू वी आई। आई क्या है? करंट है। आई बराबर P अपॉन V होगा। P कितना है? 2000 वॉट। V कितना है? 220। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो करंट आई है वो आई है 9.09 एम्पीयर। तो यानी इस पावर रेटिंग वाले अप्लायंस में अगर इसे आप क्या करते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इसको इतनी करंट की आवश्यकता हो। यानी अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक ओवन की, तो ये जो ओवन है ये जो करंट ड्रॉ करेगा वो कितना है आपका? 9.09 एम्पीयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है करंट कितना दिया गया है? 5 एम्पीयर, और ये क्या है? इससे ज्यादा है। तो यानी क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाएगी, और जो आपका फ्यूज है वो क्या करेगा? सर्किट को ब्रेक कर। द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन इज 9.09 एम्पीयर। यानी जो विद्युत ओवन है वो जो करंट लेगा वो कितनी लेगा, ये कितनी करंट को यूज करेगा? 9.09 एम्पीयर, ठीक है। 9.09 एम्पीयर की धारा का वो यूज करेगा, विच एक्सीड्स द सेफ लिमिट। ये क्या करेगी? ये जो सेफ लिमिट है उससे ज्यादा हो। दिस कॉजेज द फ्यूज टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। और इससे क्या होगा, क्योंकि ओवरलोडिंग लोडिंग की कंडीशन हो गई है, तो क्या होगा? ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और इस कारण क्या होगा, जो फ्यूज है वो गल जाएगा और सर्किट को ये तोड़ दे। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखें। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घरेलू विद्युत परिपथों पर अति भार से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, यानी हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब ओवरलोडिंग से बचने के लिए पहली चीज है कि आपको क्या करना है, आपको एक सिंगल सॉकेट से कभी भी बहुत सारे डिवाइसेस नहीं लगाने चाहिए। यानी आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस है, उसको आप सिंगल सॉकेट पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ओवरलोडिंग हो सकती है, क्योंकि पावर वो ज्यादा खींचेगा जिस कारण क्या होगा, ओवरलोडिंग हो सकती है। इसी तरीके से आपको एक समय में बहुत सारे अप्लायंसेस का यूज एक साथ नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो अप्लायंसेस ज्यादा पावर लेते हैं, ठीक है, ऐसे जो अप्लायंसेस है उनको आपको एक साथ जो है यूज नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होगा, क्योंकि आप एक साथ अगर हैवी अप्लायंसेस को एक साथ यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, वो ज्यादा पावर खींचेगा जिससे ओवरलोडिंग हो सकती है। आपको कभी भी सर्किट पे फॉल्टी अप्लायंस यानी ऐसे अप्लायंस जो जिसपे फॉल्ट है, यानी जो जल गए हैं या किसी की तार जुड़ चुकी है, ऐसे अप्लायंसेस का यूज नहीं करना चाहिए, इससे भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है प्रिकॉशंस है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अ फ्यू ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यानी कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए जब जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक सर्किट जो है उनको ओवरलोडिंग से बचा सकते। पहला है कनेक्टिंग टू मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट शुड बी अवॉइडेड, यानी एक सॉकेट से जो है बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ नहीं जोड़ने चाहिए। यूजिंग टू मैनी अप्लायंसेस एट द सेम टाइम शुड बी अवॉइडेड, यानी एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस का यूज करना भी आपको बंद करना चाहिए, यानी एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस का यूज नहीं करना चाहिए। फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सर्किट, यानी जो फॉल्टी अप्लायंसेस है, जो अप्लायंसेस खराब हैं, ऐसे अप्लायंसेस का आपको यूज नहीं करना चाहिए, उसको आपको सर्किट से यानी परिपथ से जोड़ना नहीं चाहिए। घरेलू विद्युत सर्किट पर ओवरलोडिंग से बचने के लिए बरती जाने वाली कुछ सावधानियां इस प्रकार हैं। एक ही सॉकेट से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करने से बचना चाहिए। एक ही समय में बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करने से बचना चाहिए। खराब उपकरणों का उपयोग सर्किट में नहीं करना चाहिए या उस खराब उपकरणों को सर्किट से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये आपका आंसर, आप इसे नोट करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यानी आपसे बोला गया है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इन स्टेटमेंट से कौन सा सही है। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है एक लंबे सीधे तार की, और आपसे ये पूछा जा रहा है अगर हम बात करें कि एक लंबा सीधा तार है और उससे करंट फ्लो कर, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही है। पहला है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, यानी क्षेत्र की तार के लंबवत सीधे रेखाएं होती है, यानी कि जो रेखाएं होती है वो जो तार है तार के लंबवत होती है और सीधी होती है, ठीक है। यानी आपसे कहा गया है कुछ इस तरीके से कि ये तार है मान लीजिए, और जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर। पहला आपसे ये पूछा गया है। दूसरा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, क्षेत्र में तार के समानांतर सीधी रेखाएं होती है, यानी जैसे ये तार है तो इसके समानांतर सीधी रेखा, ये आपका तार है और जो क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी।
नेक्स्ट है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, यानी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियल लाइन होंगी जो कि तार से निकल रही होंगी या तार से जो बाहर आ रही होंगी। क्षेत्र में तार से निकलने वाली रेडियल रेखाएं होती है। नेक्स्ट है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी जो फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, जिसका जो सेंटर है वो क्या होगा, तार होगा। अब जैसे कि हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक आपका जो है एक्टिविटी थी बेसिकली। तो उसमें क्या था, हमने एक सीधी तार ली थी, इस तार पे बीच में हमने बोर्ड लगा दिया था, कुछ इस तरीके का बोर्ड था। इसको हमने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट किया था, बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर रखा था। फिर हमने क्या किया था, स्विच ऑन किया और यहाँ पे हमने क्या किया था, आयरन फिलिंग्स बिखेर दी थी। आयरन फिलिंग बिखेरी थी तो हमने क्या देखा था कि जो आयरन फिलिंग की शेप है वो कुछ इस तरीके से आ रही थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला था कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो जो आपका फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, यानी द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं, यानी जो क्षेत्र होती है, ठीक है, जो तार होती है, तार के जो तार के कारण तार पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट के कारण जो यहाँ पे फील्ड उत्पन्न होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यानी ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस फिनोमेना के बारे में आपको बता। ठीक, पहला है आपका ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, वस्तु को चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, यानी एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जब हम किसी कॉइल से करंट को फ्लो कराते हैं। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल, यानी करंट को प्रोड्यूस कराया जाता है कॉइल में, कुंडली में, और किसके माध्यम से, उसके सापेक्ष मैग्नेट को मूव कराया जाता है। बेसिकली मैग्नेट और कॉइल का मोशन कराया जाता है, जिससे क्या होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, धारा प्रेरित हो जाती है। डी द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत मोटर है, उसकी जो कॉइल है वो रोटेट करती है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक कॉइल है, ठीक है, और उसके सापेक्ष जो है हम क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं, या जो है मैग्नेट को स्थिर रखते हैं, कॉइल को मूव कराते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण क्या होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है, धारा प्रेरित हो जाती है। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट को तो इंड्यूस कराते हैं, प्रेरित को। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपको फिनोमेना बताना है, तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल, यानी जो कॉइल है, कॉइल में करंट को, धारा को इंड्यूस कराया जाता है, प्रेरित कराया जाता है, किसके कारण, आप मैग्नेट और कॉइल के बीच में गति कराते हो उससे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है आपका द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी वह डिवाइस, वह युक्ति जिसका उपयोग धारा के को बनाने में, उसको उत्सर्जित करने में किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके
पहला है जनरेटर, जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है मोटर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डिवाइस में वह डिवाइस जिससे क्या किया जाता है, विद्युत धारा को जो है उत्पन्न कराया जाता है, उसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले हम मोटर की बात करते हैं। बेसिकली मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी क्या करता है मोटर, मोटर पे क्या किया जाता है, विद्युत धारा दी जाती है, तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अमीटर की बात करें, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से आप धारा का मापन करते हैं, धारा को मापते हैं, यानी मेजर करते हैं करंट को। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग माइन्यूट करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, या सर्किट में धारा है या नहीं इसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो लिखेंगे टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। ए है आपका जनरेटर, यानी जिसे आप जनित्र कहते हैं, और जनरेटर यानी जनित्र क्या होता है, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को बनाते हैं। तो आप लिखेंगे विद्युत धारा का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, अमीटर से हम धारा को मापते हैं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो धारा का उत्पादन है वो किस डिवाइस या किस युक्ति के माध्यम से होता है, तो ये आपका आंसर जो है जनरेटर है, यानी जनित्र। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट, यानी आपको बताना है कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। पहला है एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल अ डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट, यानी जो एसी जनरेटर होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और डीसी जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट होता है, ये आपको ये कहा गया है। दूसरा है डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज, ठीक है, यानी जो डीसी जनरेटर होता है वो ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज। थर्ड है कि एसी जनरेटर जनरेट करता है ज्यादा वोल्टेज को। एसी जनित्र जो है उसमें क्या होती है, स्लिप रिंग्स होती हैं, वाइल जो डीसी जनरेटर है उसमें कम्यूटेटर होता है। तो यहाँ से ये बोला गया। अब अगर हम बात करें एसी डीसी जनरेटर में, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर का ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल डीसी हैज कम्यूटेटर। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, यानी जब सर्किट होता है उस समय सर्किट में करंट कैसा होता है। पहला है रिड्यूस सब्सटेंशियली, यानी जो करंट है वो कम होता है। दूसरा है डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है। तीसरा है बढ़ता है, यानी इंक्रीज हेविली। चौथा है आपका वेरी कॉन्टिन्यूसली, यानी बदलता रहता है लगातार। ठीक है, पहले क्या बोला है, रिड्यूस सब्सटेंशियली यानी कम होता है। नेक्स्ट है डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है।
इंक्रीज हैविली यानी बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तो आप लिखेंगे तेजी से बढ़ता है। वेरी कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार बदलता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के बारे में आपसे पूछा, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के बारे में बात करें, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एकदम से जो करंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा इंक्रीज हैविली, ठीक है, यानी ऑप्शन। तो ये आपका क्या है आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित जो कथन है वो सही है या गलत। पहला है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो विद्युत मोटर होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जैसे कि हमने बात करी, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो विद्युत जनित्र होता है वो जो है ईएमआई के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर हम बात करें विद्युत जनित्र की, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये ईएमआई के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत जनित्र होता है उसमें क्या किया जाता है, दो मैग्नेट लिए जाते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट है मान लीजिए, नॉर्थ और साउथ पोल, और यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉइल रहता है। इस कॉइल को क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। अब आपका अगला प्रश्न है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है बेसिकली। इस तरीके से आपसे क्या कहा गया है कि जो फील्ड होगी इस कॉइल में के बीच में वो कैसी होगी, पैरेलल होगी, समानांतर होगी, ठीक है, समानांतर होगी यानी पैरेलल होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो आपके पास कॉइल होती है इसके भीतर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती है, समानांतर होती है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट इसलिए क्या है, ट्रू। क्या आप जानते हैं यहाँ से यूं निकलती है ऐसे करके, कुछ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट है, अ वायर with a green insulation is usually the live wire of an electric supply। तो आपसे कहा गया है कि जो हरी तार होती है, ठीक है, जो हरी तार है वो लाइव वायर को शो करती है या लाइव वायर होती है, ये आपसे कहा गया है। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो ब्लैक तार होती है पास, एक आपके पास ग्रीन होती है और एक कौन सी होती है आपके पास, लाल काली, और ये जो है हरी तार जो है वो आपकी लाइव वायर को शो नहीं करती, ये फॉल्स हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको दो तरीके बताने हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जा सकती है, यानी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है बेसिक। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से प्रोड्यूस कराया जा सकता है, एक बार मैग्नेट की मदद से, यानी आप क्या कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट या कोई भी परमानेंट मैग्नेट ले सकते हैं, चाहे आपका बार मैग्नेट हो चाहे आपका हॉर्सशू मैग्नेट हो, आप कोई भी मैग्नेट ले सकते हैं।
इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं। दूसरा है आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, कैसा भी कंडक्टर है, चाहे स्ट्रेट है, इसमें धारा प्रवाहित करके आप इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जो है प्रोड्यूस करा सकते हैं, उत्पन्न करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड जो होता है, इससे जब धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। तो एक सोलेनॉइड के माध्यम से, किसी कंडक्टर के माध्यम से, कोई परमानेंट मैग्नेट है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी निम्न जो है वो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट, यानी एक परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करके। We can produce magnetic field and it can visualized by spreading iron filings on white paper or keeping a magnet beneath the paper। ठीक है, आप एक परमानेंट मैग्नेट का यूज करके कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक वाइट पेपर के ऊपर चुंबक रखेंगे और उसके चारों तरफ मैग्नेट जो है, मैग्नेट के चारों तरफ आप जो है लोहे का बुरादा फैला देंगे। तो जब आप लोहे का बुरादा फैलाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से एक चालक है जो कि सीधा चालक है, उससे धारा को प्रवाहित करके भी हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स सच एज सोलेनॉइड, सर्कुलर लूप कैन बी यूज्ड टू सी द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंडक्टर्स हैं, चालक है, जिसके माध्यम से आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि एक सोलेनॉइड हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, तो इनके माध्यम से भी आप करंट को फ्लो करा के क्या करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। यानी आपसे कहा गया है कि आपको ये बताना है कि किस प्रकार से जो सोलेनॉइड है वो एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या आप इसके नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव बता सकते हैं, और आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी, ये सोलेनॉइड है। इससे हमने क्या किया है, बैटरी को और की को जोड़ा। अब जैसे ही की को जोड़ा, ठीक है, की को ऑन किया तो क्या हुआ, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होने के कारण क्या हुआ, सोलेनॉइड से धारा प्रवाहित। अब आप ये जानते हैं कि जब सोलेनॉइड से धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर वो साइड जहां से जो है लाइंस एमिट होंगी यानी निकलेंगी, उस साइड को या उस छोर पे, सोलेनॉइड के उस छोर पे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। वहीं वह छोर जिसमें क्या होगा, आपकी फील्ड लाइन एंटर होंगी, उस साइड क्या होगा, साउथ पोल जनरेट हो जाए। तो बेसिकली वो साइड सोलेनॉइड का जहाँ पे जो है धारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, वहां पे आपका नॉर्थ पोल बनेगा। और साउथ पोल जो है उस तरफ बनेगा जहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी सोलेनॉइड क्या है, एक लंबी कॉइल है, कुंडली है, जिसमें बहुत सारे क्या है, सर्कुलर लूप्स। The magnetic field produced around the solenoid when the current is passed through it
is similar to the magnetic field produced around the bar magnet when current is passed through. तो अगर हम बात करें इस सोलोनॉइड की, अगर आप इससे करंट को फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से बनती है जैसे कि आपकी बार मैग्नेट में बनती है. द फिगर शोन बिलो shows the arrangement of the magnetic field produced around the solenoid when current is passed through. अब यहाँ पे एक फिगर है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है और इस फिगर में क्या हो रहा है, जो आपका सोलोनॉइड है उससे धारा प्रवाहित हो रही है और क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो. When the north pole of the bar magnet is brought close to the end connected to the negative terminal of the battery, the solenoid repels the battery. अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है उसको हम जो है सोलोनॉइड के पास लेके आते. अब सोलोनॉइड से बैटरी को कनेक्ट किया गया है. सोलोनॉइड से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित. अब जब हम नॉर्थ पोल को लेके आते हैं सोलोनॉइड के एक छोर की ओर तो क्या देखा जाता है कि जो सोलोनॉइड है वो रिपेल होता है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं यानी एक समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो यानी कि ये रिपेल हो रहा है, इसका अर्थ है कि ये क्या है, नॉर्थ पोल है. अदर वी कैन इन्फर दैट एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड द एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव एज साउथ. तो यहाँ पे हम इस एक बात को समझ सकते हैं कि वह एंड या वह छोर जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल से जोड़ा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है. तो इस तरीके से आप मैग्नेट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि जो सोलोनॉइड है उसका नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ पे. तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि जो भी आपको आज पढ़ाया गया है, जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा. आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.